Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about lifting the corporate veil में statutory exceptions। पहले हमने की थी कॉमन लॉ एक्सेप्शंस जिसमें 10 पॉइंट्स थे, इसके 6 पॉइंट्स हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्दर। सो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस सेक्शन 34 एंड 35। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर जो है डिसीज़न लेता है कि हाँ कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बेस करती होगी जो प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर कोई प्रोस्पेक्टस में गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है एंड उसके कारण जो किसी को डैमेजेस हो रहे हैं, वहाँ पे कंपनी जो है लायबल करती होगी। लेकिन कंपनी तो खुद प्रिंट नहीं करती, उसके पीछे जो करेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेल को लिफ्ट करना पड़ेगा। इसी को ही हम स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस में फर्स्ट पॉइंट मेंशन करते हैं, इफ़ एनी पर्सन सस्टेन्ड एनी लॉस एंड डैमेज। अब इसमें यही बताया गया है कि अगर इस मिस इन्फॉर्मेशन के कारण किसी को लॉस या डैमेज हो रहा है, वो कंपनसेट कौन करेगा। ओके, नेक्स्ट आता है कि द कंपनी एंड एवरी पर्सन। एवरी पर्सन में कौन आएगा, डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। डायरेक्टर जो इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस जब किया गया था तब वो डायरेक्टर था, एंड एक्सपर्ट जो रेफर किया गया है सेक्शन 26 सब सेक्शन 5, एंड प्रमोटर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं जो कि लायबल होते हैं कि कोई लॉस होता है या डैमेज होता है उसको क्लेम करने में। नेक्स्ट आता है टू पे कॉम्पनसेशन टू एवरी पर्सन। जितने भी वो डिफ़ॉल्ट किया है, जिसके साथ उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है, तो उन्हें कंपनसेट करना। जो गिल्टी पर्सन है उनकी पनिशमेंट्स क्या होती हैं, एक तो फ़ाइन लगता है, एक इम्प्रीजनमेंट हो सकती है। इम्प्रीजनमेंट का मतलब है जेल हो सकती है। जेल कब तक हो सकती है, 6 मंथ्स से लेके 10 ईयर्स तक हो सकती है, मतलब कि 10 ईयर्स एक्सटेंड भी हो सकते हैं। फ़ाइन कितना लगेगा, फ़ाइन की बात करें तो फ़ाइन उतना भी लग सकता है जितनी की डिफ़ॉल्ट हुई है, जितना डिफ़ॉल्ट किया है, ओके, उसका 3 टाइम्स भी लग सकता है। नेक्स्ट आता है मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज़ नेम। कंपनीज़ नेम में कोई मिस डिस्क्रिप्शन कर दिया डिस्क्राइब करने में, सेक्शन 12 में आता है ये। इसमें जी, इसमें क्या है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, हुंडीज़, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, उस पर क्या है कंपनी का नेम प्रिंटेड होता है। अगर उस नेम में कोई डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो वो ही लायबल होगा, चाहे वो कंपनी है या कंपनी में कोई भी मेंबर है, डायरेक्टर है या प्रमोटर है, तो वो भी लायबल होगा। यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल तभी लिफ्ट करते हैं ताकि पता लगे कि कौन लायबल है। पेनल्टी इसमें 1000 पर डे होती है जब तक डिफ़ॉल्ट चलता है, एंड नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। एग्जाम्पल में कंपनी का नेम L&R एजेंसीज़ है और डायरेक्टर ने क्या किया, LR एजेंसीज़ लिमिटेड के नाम पे चेक जो बना था उस पर जो साइन कर दिया। अब कौन लायबल होगा, यहाँ पे डायरेक्टर खुद लायबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फेलियर टू रिफंड एप्लीकेशन मनी, सेक्शन 39 के अंडर आता है। जब कोई कंपनी पब्लिक को इशू करती है शेयर्स, तो इशू प्राइस का 90% होना चाहिए सब्सक्रिप्शन, ओके। ये विद इन 30 डेज़ हो जाना चाहिए जो इशू है, एंड सेबी भी इसमें प्रेस्क्राइब कर सकता है जो भी पीरियड है जब सब्सक्राइब होंगे शेयर्स, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मान लो नहीं हुई तो रिफ़ंड करनी पड़ेगी अमाउंट पब्लिक को, ओके। ये कब से होना चाहिए, ये 15 डेज़ के अंडर हो जाना चाहिए। जब जैसे 30 डेज़ क्लोज़ हुए इशू के, तो उसके बाद जो 15 डेज़ आपको दिए जाएंगे कि आपको रिफ़ंड करनी है अमाउंट। अगर रिफ़ंड नहीं करोगे तो आपको विद इंटरेस्ट 15% से आपको वापस करनी पड़ेगी वही सेम मनी, ओके, जिसने सब्सक्राइब नहीं किए थे। नेक्स्ट आता है, हाँ जी, नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ कंपनी, सेक्शन 216। अब इसमें क्या आता है कि जैसे कंपनी है, कंपनी की ऑनरशिप किसके हाथ में होती है, उसको बेनिफिट होएगा जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी। तो वो ऑनरशिप को फाइंड करने के लिए या एक पर्टिकुलर पर्सन को फाइंड करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पे
इंस्पेक्टर्स को हायर करती है, वन और मोर इंस्पेक्टर्स हो सकते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं। ओके, इन्वेस्टिगेट करते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं एक पर्टिकुलर मैटर के रिलेटेड जो कंपनी के रिलेट में आती है, एंड वो ट्रू पर्सन को फाइंड करते हैं कि मेन बेनिफिट किसे हो रहा है, कंपनी के पीछे जो काम कर रहा है, जिसके हाथ में कंपनी की ओनरशिप होती है। नेक्स्ट आता है आपका कि अब सक्सेस और फेलियर किसे होगा वो हमने पता करना है, वही सेम चीज़ आ गई। नेक्स्ट भी पता करना है कि ओनरशिप मतलब कंट्रोल किसके हाथ में है, ठीक है। अब है फ्रॉडुलेंट कंडक्ट सेक्शन 339 इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप। अब जब कंपनी बंद होने वाली होती है तब ये चीज़ आती है कि फ्रॉडुलेंट कंडक्ट हो सकता है, किसके साथ हो सकता है, क्रेडिटर्स के साथ हो सकता है। अगर कंपनी की इंटेंशन हो, it appears that any business of the company has been carried on with an intention to be defraud creditors of the company, the tribunal on the application of the official liquidator declared that any person, director, manager or officer of the company। अब यहाँ पे कौन कौन लाइबल हो सकता है, पर्सन हो सकता है, डायरेक्टर, मैनेजर और ऑफिसर कंपनी का, ठीक है, जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है उन क्रेडिटर्स के साथ। एंड लिक्विडेटर यहाँ पे शो कर देगा ट्रिब्यूनल को कि इन्होंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश किया है। लिक्विडेटर वो होता है जो आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को सेटल डाउन करता है। ओके, यहाँ पे लिमिटेड होगी उनकी लाइबिलिटी, अदरवाइज वैसे लाइबिलिटीज़ जो है कंपनी की अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायर्स एक्ट। इसमें क्या होता है, मेमोरेंडम में कुछ ड्यूटीज़ लिखी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी होती हैं किसकी, कंपनी की, कि कंपनी ने उस ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंडर रहकर काम करना है, अब उनसे बियॉन्ड जाकर नहीं काम करना, ठीक है। तो अगर वो उनके बियॉन्ड जाएगा तो उसे ही हम अल्ट्रा वायर्स एक्ट कहते हैं। अब लाइबिलिटी किसकी किसकी बनती है, इसमें हर वो पर्सन की लाइबिलिटी बनती है, चाहे वो डायरेक्टर है या ऑफिसर है कंपनी का, जो अल्ट्रा वायर्स एक्ट परफॉर्म कर रहा है। कॉमन लॉ एक्सेप्शंस हम कैसे लर्न करेंगे, दिवाली पे, वी पे, अप्रॉक्स, पापाज हाफ FD। अब इन पॉइंट्स को आप लर्न कर सकते हो इस कोटेशन से। FD यहाँ पे F जो है 10th पॉइंट है और D जो है 9th पॉइंट है। सो थैंक यू सो मच।